वेलकम डियर स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम सोशल साइंस की बात कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में नए लेसन की शुरुआत की थी, बिल्कुल नया लेसन शुरू किया था और हम आदिवासियों के जीवन के बारे में पढ़ रहे थे। शुरुआती दौर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार आदिवासी लोग, जिसमें बिरसा का नाम आया था, उसने बाहरी लोगों को, जिसने उस समय उनको दिक्कू कहा जाता था, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किए। वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसको जो व्यक्तियों का समर्थन मिलता था वो किस प्रकार मिलता था उसकी बात की थी हमने। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनका जीवन यापन किस प्रकार का था। हमने उनकी खेती के बारे में पढ़ा था कि उनकी जो खेती है वो किस प्रकार की है, तो हमने जूमिंग खेती के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि उड़ीसा के जो खौड़ जनजाति समूह हैं, जो दरअसल शिकार और जंगल से मिलने वाली वस्तुओं का प्रयोग करते थे, इनकी बात कर ली थी हमने। ठीक है, तो आज उसी के आगे अपन पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति, जो आदिवासी जंगल से कोई वस्तु प्राप्त करके, ठीक है, अभी पहले लिख देते हैं पार्ट कौन सा है, 4। ठीक है, तो जो आदिवासी हैं वो जंगल से वस्तु को प्राप्त करते हैं। जंगल से लकड़ी है बहुमूल्य, जंगल से पेड़ पौधे, फल फूल, जड़, इनको लेकर वो बाज़ार में बेचते हैं। ठीक है, और उनसे जो भी आमदनी, जो भी पैसे मिलते हैं, उसे अपना पेट भरने का काम करते हैं। वो खाने के अंदर कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं हमने बात कर ली थी। और जंगल में जो पलाश और कुसुम के जो फूल होते हैं, जो दरअसल बुनकर में रंग बनाने में काम आते हैं, उनकी अपने बात कर ली थी। ठीक है, और वो मजदूरी भी करते थे। ऐसा नहीं है केवल जंगल पर निर्भर करते हैं। आदिवासी समूहों में, आदिवासी जो समूह हैं उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जो आसपास के गांवों में जाकर वहाँ मजदूरी करते थे। किसी घर पर सामान उठाने का काम करते थे, सामान को इधर उधर ले जाना। ठीक है, इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। लेकिन बैगा एक मध्य भारत में आदिवासी समूह है, बैगा। दरअसल वो मानते हैं कि हम जंगल की संतान हैं और हम किसी के आगे मजदूरी नहीं करेंगे। हमारा जो जीवन है वो एक तरह से पूरे जंगल पर निर्भर है। हमको जंगल से जो भी वस्तुएं मिलेगा उन्हीं का प्रयोग करके हम अपना जीवन यापन करेंगे। उनका ऐसा मानना था, और वे अपने आप को ऐसा मानते थे कि अगर हम किसी के सामने मजदूरी करते हैं तो वो एक अपमानजनक है। और इस हिसाब से हम देखें तो काफ़ी समुदाय भी जंगल से बाहर नहीं आते और वो जंगल में ही रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनको बाहरी लोगों से कोई मतलब नहीं है, और वो इन्हीं बाहरी लोगों को दिक्कू भी कहते थे। ये हमने बात की थी। इसके अलावा कुछ जो जनजाति समूह हैं वो ये भी मानते थे कि अगर हमको कुछ चीज़ें बाहर की ज़रूरत हैं तो उनको खरीदना पड़ेगा, और ख़रीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो वो एक जगह पर या उस जगह पर जहाँ से उनको वस्तु खरीदनी है, वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं या जो महाजन लोग हैं, उनसे वो कर्ज लेते थे, उनसे वो वस्तु खरीदते थे, उन पर वो आश्रित थे। ठीक है, जब भी वो व्यापारी वो चीज़ बेचने के लिए आते थे तो व्यापारी उनको कम कीमत में खरीदते थे, और जब वो व्यापारी से कुछ चीज़ खरीदने के लिए आते थे और व्यापारी से वो कुछ चीज़ खरीदते तो वो भारी कीमत से खरीदते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो बड़े लोग हैं, जिनको सूदखोर महाजन कहते हैं, महाजन, ये क्या करते थे, ये आदिवासियों को कर्जा देते थे बड़ी उच्च ब्याज दर पर। ठीक है, तो जो सूदखोर महाजन थे, जो आदिवासियों को, इनको आदिवासियों को कर्जा देते थे उच्च ब्याज दर पर, और इस प्रकार से आदिवासी लोग हैं वो कर्जे में डूब जाते थे। ये भी ध्यान रखना है आपको। और एक तरह से हम माने कि जो आदिवासी लोग हैं वो गरीब तो है ही है, और कर्जा लेकर उच्च ब्याज दर में और भी गरीब हो जाते थे। तो ये जो गरीब बनाने का जो काम है आदिवासियों का, वो एक तरह से व्यापारियों का हो गया, जो सूदखोर महाजन हैं उनका हो गया।
ठीक है। तो उनको अब लगने लग गया कि जो बाहर के लोग हैं, जो महाजन हैं, जो इतने उच्च ब्याज दर पर हमको जो कर्जा देते हैं, ठीक है, वो हमारे सब एक तरह से शैतान हैं और वो उनकी मुसीबत का मूल रूप है या मुसीबत की जड़ है, ऐसा आदिवासी मानते थे। ठीक है। तो अपन ये समझ रहे हैं कि आदिवासी लोग बाहर के लोगों के संपर्क में थे, बाहर के स्थान पर मजदूरी करते थे, और ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ जो मजदूरी करते थे कम पैसों में ही मजदूरी करते। अगर जिन वस्तुओं से, जिन व्यापारियों से जो वस्तु खरीदते थे, वो व्यापारी लोग उन आदिवासियों को मतलब उच्च रकम लेकर ही खरीदते, उसकी जो कीमत ज़्यादा रखते थे, और जो सामान खरीदते व्यापारी लोग आदिवासियों से तो कम कीमत पर खरीदते। व्यापारियों को या जो महाजन हैं वो इन आदिवासियों को कर्जा भी देते थे। ठीक है। और कर्जा देकर वो गरीब बनते जा रहे थे आदिवासी। तो आदिवासी लोग गरीब बनने की जो वजह हमने समझ ली है वो अपने अच्छी तरह से देख लिए। अब जो हम आगे पढ़ेंगे कि आदिवासी लोग खेती करते थे, बाहर के लोगों पर निर्भर थे, जंगल पर निर्भर थे। इसके अलावा काफ़ी आदिवासी लोग पशु का पालन करते थे, पशु पालन भी करते थे, कुछ जानवरों को पालते थे। तो अब पढ़ेंगे कुछ जानवरों को पालते थे। कुछ समुदाय क्या करते थे, जानवरों को पालते थे। ऐसे कौन कौन से समुदाय हैं उनकी बात करेंगे। क्योंकि खेती करना, जंगल पर निर्भर, दूसरे लोगों पर निर्भर, इसके अलावा पशुपालन भी करते थे, उनकी बात करेंगे। तो कुछ जानवरों को पालते थे। अब कौन कौन से समुदाय हैं उनकी बात करेंगे। ये जो आदिवासी समुदाय हैं जो जानवरों को पालने का काम करते हैं, उनका जीवन पूर्णतः जानवर पर और जंगल पर निर्भर है। वो जिस जगह पर जानवर को रखते थे, अगर वहाँ पर चारा ख़त्म हो जाता है तो फिर वो उस जगह को बदल देते थे और उन जानवरों को किसी दूसरी जगह पर लेकर जाते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मौसम के अनुसार भी अपनी जगह बदलते थे। सर्दियों के अंदर वो पहाड़ों के नीचे आकर, नीचे के जो मैदान हैं वहाँ पर चराने का काम करते, और जब गर्मियाँ बढ़ जाती हैं तो पहाड़ी इलाकों में, ऊपरी क्षेत्रों में जाकर वहाँ जो अपने पालतू पशु हैं या जिन जानवरों को वो पाल रहे हैं उनको चराने का काम करते थे। इसका मतलब दरअसल वो भी एक तरह से घुमंतु जाति है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जानवरों को लेकर उनको चारे के लिए जाते थे, और उन्हीं पर उनका जीवन पूर्णतया निर्भर था। ठीक है। मौसम के हिसाब से वो अपनी जगह बदलते, जो भी हम समझे कि कौन कौन से जानवरों को पालते, तो वही गाय, बकरी, भेड़, इन जानवरों को पालने का काम करते थे। ठीक है। तो पंजाब के जो पहाड़ों में रहने वाले जो घुमंतु जाति है जो जानवरों को पालने का काम करते हैं, इसका नाम गुर्जर आता है। तो पंजाब के अंदर गुर्जर, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में जो जाति हैं जो गाय और भैंस को झुंड में पालने का काम करते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है कि लबाड़िया हैं। क्या हैं? लबाड़िया। तो दो जनजाति के नाम याद करना है। एक तो पंजाब के अंदर जो जनजाति हैं, समुदाय गुर्जर, जो गाय और भैंसों को झुंड में पालते थे। एक हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो लबाड़िया समुदाय हैं, ये जो समुदाय हैं गुर्जर और लबाड़िया, दरअसल गायें और भैंस, इनको झुंड में पालने का काम करते थे। तो मेरे हिसाब से आपको अब बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कुछ समुदाय क्या करते थे, जंगली जानवर को तो साथ में रखते थे, उनसे जो भी उनको बड़े लगते, जैसे जंगल से किसी गधे को रख लेना और भी कोई, और पालतू पशुओं में वो गाय, भैंस को, बकरी, भेड़, इनको पालते थे। लेकिन पंजाब में जो समुदाय था, गुर्जर समुदाय, जो गायों को या भैंसों को झुंड में पालते थे, एक दो गाय नहीं, बहुत सारी गाय या भैंसें। आंध्र प्रदेश में जो समुदाय हैं लबाड़िया, वो भी क्या करते थे, गाय और भैंसों को झुंड में पालने का काम करते थे। तो पंजाब में गुर्जर समुदाय और आंध्र प्रदेश में लबाड़िया समुदाय ऐसे समुदाय थे जो गाय और भैंस को झुंड में पालने का काम करते थे। बिल्कुल आपको बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि कुल्लू के अंदर जो
गद्दी समुदाय के लोग हैं वो जो गडरिये कहलाते थे, ठीक है। और कश्मीर में जो बकरवाल जनजाति हैं जो बकरियों को पालते थे, इनकी भी बात आती है। तो अगली जो बात आती है कि जो कुल्लू के अंदर जो समुदाय हैं गद्दी समुदाय, ठीक है, तो वो है ये जो गडरिये कहते थे। इसके अलावा कश्मीर में जो बकरवाल जनजाति है ये बकरी पालने का काम करते थे, ठीक है। ये भी भेड़ और बकरी को पालने का काम करते हैं। तो पंजाब में गुज्जर, आंध्र प्रदेश में लबाड़िया जनजाति जो गायों और भैंसों को झुंड में पालने का काम करते हैं। कुल्लू के अंदर जो गद्दी समुदाय हैं जो गडरिये मतलब भेड़ को पालने का काम करते थे। कश्मीर में जो बकरवाल जनजाति हैं समुदाय हैं वो बकरी पालने का काम करते थे। इन सभी को आपको याद में रखना है। खैर इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले पाठों में। तो अपनी समझ रहे हैं कि जो आदिवासी समुदाय हैं, इसके अलावा जो दूसरे समुदाय हैं वो पशुपालन करते थे और पशुपालन के अंदर हमने इन जातियों की बात की है। तो अभी इस जातियों को आप नोट कर लो ताकि याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने लिख लिया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है कि कुछ जनजाति के लोग एक ही जगह पर खेती करते थे। हमने पहले पढ़ा कि कुछ जनजाति लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर घुमंतू के रूप में जूमिंग खेती करते हैं, वो बात कर ली। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो एक जगह पर खेती करते थे। तो कुछ लोग एक जगह पर खेती करते थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं है कि सभी आदिवासी लोग या समुदाय जो घुमंतू या जूमिंग कृषि करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक जगह पर रहकर खेती करते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी से पहले सारे जो घुमंतू थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद में लोग कबीलों के रूप में समूह बनाकर रहने लग गए और वो एक जगह पर खेती करते थे, ठीक है। वो जगह बदलते नहीं थे बार बार, वो एक ही जगह पर काफ़ी समय से खेती करते थे। तो ये ध्यान रखना है आपको। और जिस जगह पर वो ज़्यादा समय से रह रहे हैं तो वो उनको वहाँ पर अधिकार मिल जाता है कि ये ज़मीन इस कबीले की है। और दरअसल वो उस ज़मीन को जिस जगह पर खेती कर रहे हैं वो ज़मीन है वो पूरे कबीले की संपत्ति मानी जाती थी। वो सबका उस पर अधिकार था और वहाँ जो रह रहे हैं काफ़ी समय से वो उनके वंशज के रूप में उनका निवास स्थान था कि भी मूल रूप से वही है और सबका उस ज़मीन पर बराबर हक था। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इसमें जो कबीले में कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो बाकी लोगों के ऊपर ज़्यादा ताकत के रूप में उभरते थे। वो आर्थिक रूप से ज़्यादा ताकतवर थे और वो बाकी लोगों से काम करवाते। उसके बाद जो ज़मीन थी उस पर दूसरों को काम करवाते, खुद काम नहीं करते थे। तो ये बात भी अपने सामने आती है और वो जो ताकतवर होते वो उस कबीले का मुखिया बन जाता था। ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। लेकिन अंग्रेज अधिकारी हैं उनको लगता था कि जो गौड़ और संथाल समुदाय हैं वो बाकी जनजातियों से सभ्य हैं क्योंकि वो एक जगह पर रहकर जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और बाकी जो जनजाति हैं जो घुमंतू हैं जो शिकारी हैं उनसे वो सभ्य मानते थे। और आदिवासी लोग खुद ये चाहते थे कि एक जगह पर ही रहकर क्या करें, वो आराम से जीवन यापन करें ताकि उनसे कर वसूला जा सकता है, उनसे कुछ प्राप्ति हो सके। और आदिवासी लोग जो जगह जो भी अंग्रेज अधिकारी हैं वो आदिवासी लोगों को दरअसल बर्बर या जंगली लोग मानते थे। इस प्रकार की मान्यता थी, ये हमने बात समझ ली है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से आदिवासी लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हमने पढ़ा कि जूमिंग खेती के माध्यम से शिकार करते, पशुपालन भी करते। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि आपको कुछ लोग एक जगह पर खेती करते हैं।
ठीक है। जैसे अपने पढ़ा था कि जो छोटा नागपुर है उसके अंदर जो मुंडा जनजाति हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो एक जगह पर कबीले के रूप में रहकर जीवन यापन करते हैं। तो एक बात आपको स्पष्ट रखनी है कि जो कबीले के रूप में रहकर जीवन यापन करते हैं और एक ही जगह पर खेती करते थे, एक ही जगह पर खेती करते थे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक ही जगह पर खेती करते थे काफ़ी समय से, और जिस जगह पर वो रह रहे हैं 2-3 साल से, उसी जगह पर तो वो जो ज़मीन है उस ज़मीन पर उस कबीले का अधिकार हो जाता था। ज़मीन पर जो अधिकार हैं वो उस कबीले का हो जाता था, ये ध्यान रखना है आपको। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कबीले की जो ज़मीन है, संपत्ति है, उस पर सबका बराबर भाग था, बराबर हक है उस ज़मीन पर। ठीक है, और जिस जगह पर रह रहे हैं उस ज़मीन पर बराबर हक है, और उसके जो निवासी हैं वो उनका पूरा अधिकार है। ठीक है, और वो इस प्रकार से उन खेती के अंदर जिनके पास में अधिकार है उनके वंशज का भी अधिकार होता था। ठीक है, जिस प्रकार हमने जो मुंडा जनजाति देखी थी झारखंड के अंदर, सबसे पहले बात की थी झारखंड के अंदर जो छोटा नागपुर है, उस छोटे नागपुर के अंदर जो मुंडा परिवार है, जनजाति थी, वो इस प्रकार से कबीलों के रूप में रह रहे थे एक जगह पर, वहीं जीवन यापन करते थे। वहाँ उस कबीले के अंदर जो ताकतवर होता था, जो व्यक्ति ताकतवर है वो उस कबीले का मुखिया बन जाता था। क्या बन जाता था? मुखिया। ठीक है, और वो खुद काम नहीं करता ज़मीन पर, वो दूसरों को ज़मीन बांट करके उस पर काम करवा कर उससे हिस्से ले लेता और अपना फिर जीवन यापन करता था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ जो अफसर हैं वो ये मानते थे कि जो जनजाति, जैसे अगर हम बात करें संथाल की, ठीक है भाई, अपने जो संथाल जनजाति की बात की है, इसके अलावा जो गौड़ समुदाय है संथाल, ये जो समुदाय है, जनजाति समुदाय संथाल और गौड़ जनजाति, इनकी अपेक्षा बाकी को जो अंग्रेज़ अफसर है वो बर्बर मानती थी, खराब मानती थी, क्योंकि ये एक जगह पर कबीले के रूप में रहते थे, एक ही स्थान पर ये रहते थे, एक ही स्थान पर रहते थे, बार बार जगह नहीं बदलते थे। लेकिन बाकी जो जनजाति है वो बार बार अपनी जगह बदलते, जो अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, तो मैंने आपको जो बात बताई है कि किस प्रकार इनका जो जीवन यापन था उसके अंतर्गत वो अपने जीवन को बिताते थे, और अंग्रेज़ अफसर किस प्रकार से उनके अधिकारों को छीन लिया गया करते थे, वो अपना आगे पढ़ेंगे। कि जब अंग्रेज़ भारत के अंदर आए तो उस समय, और अंग्रेज़ों ने जब आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, उनके जीवन में बीच में आना शुरू कर दिया, तो किस प्रकार उनके जीवन में नए बदलाव हुए, उन्होंने विरोध किया, उसकी बात करेंगे हम। तो औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, टॉपिक जो अपना है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। टॉपिक के माध्यम से क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि औपनिवेशिक शासन, जब भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने जब आदिवासियों के संपर्क में आना शुरू किया, और उनकी वजह से जो आदिवासी जिस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, तो आपको ये समझ में आना ज़रूरी है कि आदिवासी किस प्रकार जीवन यापन करते, जो हमने बात कर ली है। ठीक, किस प्रकार खेती करते, ठीक है, समूह में जो भी बात कर ली अपने, तो इनके जीवन में क्या असर पड़ा जब औपनिवेशिक शासन आ गया इनके जंगलों पर। औपनिवेशिक शासन क्या होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है
कि भारत के अंदर जब अंग्रेज़ों की शासन था उसको बोलते हैं औपनिवेशिक शासन। ठीक है, मतलब जब किसी देश पर दूसरे देश का जो अधिकार होता है, वो देश गुलाम होता है, वहाँ पर शासन करने वाला कोई दूसरा देश होता है, दूसरे लोग होते हैं, उस समय को बोलते हैं औपनिवेशिक काल। ठीक है, तो वो जो शासन व्यवस्था थी भारत के अंदर अंग्रेज़ों की, उससे आदिवासियों के जीवन में क्या असर पड़ा उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो आदिवासी के जो मुखिया थे उनका क्या हुआ, उनकी बात करते हैं। तो उनके मुखिया जो आदिवासी कबीलों के थे, उन मुखिया के जीवन पर क्या असर पड़ा, उनको किस प्रकार हटना पड़ा, उनकी बात करेंगे। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे जो इलाके हैं, कबीले हैं, उनके अपने अपने एक मुखिया होते थे। वो मुखिया ही उनकी बात मानते थे, मुखिया ही ज़मीन के पट्टे या ज़मीन पर किसका अधिकार है, किस ज़मीन पर कैसे काम करना है, वो सब बताते हैं। कबीले में कोई लड़ाई वगैरह हो जाती तो मुखिया ही फैसला सुनाने का काम करते थे। ठीक है, एक तरह से माने कि कबीलों की जो आर्थिक रूप से जो भी संगठन है वो मुखिया के हाथ में होता था और मुखिया बाकी लोगों से ताकतवर था, ये बात अपने समझ ली थी। और मुखिया की अपनी खुद की एक पुलिस भी होती थी, वो अपनी खुद की सुरक्षा के लिए और खुद नियम बनाते ही अपने समझ लिया था। लेकिन जैसे भारत के अंदर अंग्रेज आए, अधिकारी आए, और उन अधिकारियों ने आदिवासियों के जो मुखिया हैं उनको आदिवासियों से काम कराने के लिए बाध्य किया गया। उन मुखिया को हटाया, नए मुखिया को वहाँ पर लगाया, और धीरे धीरे उनके पास में जो ताकत थी मुखिया की चली गई। वो जिस परंपरागत रूप से काम करते थे, वो रीति रिवाजों को अपनाते थे, धीरे धीरे उनके वो ख़त्म होने लग गए थे। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार से मुखिया जो रह रहे थे उनकी ताकत चली गई, जो पूरे कबीले के मुखिया होते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको बिल्कुल कि अंग्रेज़ों के आने के बाद में आदिवासियों के जीवन में जो मुखिया हैं, जिसकी प्रमुख भूमिका थी कि वही सारे नियम कानून तय करते थे और वही सारे पूरे कबीले के फैसले सुनाने का काम करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ आने के बाद में उनकी ताकत चली गई और अब वहाँ अंग्रेज़ों का अधिकार होने लग गया और उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद में ये तो एक जगह पर जिस जगह पर रह रहे हैं कबीले उनके मुखिया होते थे, लेकिन ऐसे भी काश्तकार थे या किसान लोग थे या जो आदिवासी लोग थे जो घुमंतु थे, जो एक जगह पर नहीं रहकर दूसरी जगह पर जाते थे, उनके जीवन पर क्या बदलाव हुआ। दरअसल अंग्रेज़ ये चाहते हैं कि जो घुमंतु आदिवासी लोग हैं या समुदाय हैं वो जो खेती वगैरह करते हैं, जुमन खेती, वो नहीं करके वो एक जगह पर रहकर खेती करें। तो जो घुमंतु काश्तकार हैं उनका क्या हुआ, उनकी बात करेंगे। तो जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो ये मानते हैं कि जो घुमंतु समुदाय हैं वो क्या करें, एक जगह पर रहकर खेती करें, एक जगह पर रहकर क्या करें, खेती करें, ताकि उनको आराम से वहाँ से उस पर नियंत्रण हो सके और उनसे कर आराम से वसूला जा सकता है। क्योंकि जैसे घुमंतु जनजाति अब यहाँ रह रही जंगल में, समय समय पर घूमते रहते हैं, अंग्रेज़ों को पता ही नहीं चलता कि जनजाति कहाँ रह रही है, उनको ढूंढना पड़ता, तो उन पर नियंत्रण नहीं होता है। और अंग्रेज चाहते थे कि एक जगह पर आराम से रहकर खेती करें, एक स्थान पर रहकर, ताकि उन पर नियंत्रण हो सके, कभी भी उनको देख रख सकते हैं, उनसे कर आराम से वसूल सकते हैं। तो इस हिसाब से अंग्रेज़ों की इच्छा थी कि हम क्या करें, हम इन कबीलों को एक जगह पर ठहराएं, इन स्थानों को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये समझ रहे हैं कि जो आदिवासी जीवन था उस पर अंग्रेज़ों की किस प्रकार की शासन व्यवस्था शुरू हो जाती है। बाकी अपन आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, किताब से आपको चीज़ें बिल्कुल पढ़नी है। वीडियो को देखा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन जब आप वीडियो को देखकर किताब पढ़ेंगे या किताब पहले पढ़ करके ऐसे एक बार फिर वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपको साथ साथ में लिखना है, जो चीज़ें लिखने वाली है, और आपको साथ में क्वेश्चन आंसर या मिल ही रहे हैं उनको याद करना है। और आपको किताब का एक एक टॉपिक किताब से पढ़ना है। मैंने एक एक टॉपिक को आपको क्लियर किया है। ठीक है, तो किताब से भी पढ़ना है, किताब नहीं खरीद लेना। और वीडियो एक बार देखो, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, और साथ साथ में याद करते जाओ, लिखते जाओ, ताकि आपका अच्छी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है।